काव्य की सभी विधाएं, चाहे वो गीत हो, गज़ल हो, कविता हो, मुक्तक हो या फिर छंद हो, मात्रा भार का संतुलन होना अति आवश्यक है। मात्राएं काव्य का सौंदर्य होती है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मात्राएं गिनना कैसे सीखें। इस वीडियो के माध्यम से मात्र 2 से 3 मिनट में आप मात्राएं गिनना सीख सकते हैं और ये हमारा विश्वास है कि यदि आपने इस वीडियो को अंत तक अच्छे से देखा, समझा और सुना और इस वीडियो से अगर आप सीख गए तो आपको जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट हिमांशु भावसार हिंद। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं कि मात्राएं कैसे गिनें। इसके पहले हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि मात्राएं क्या होती है और कविता लिखने में इसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो जो काव्य की सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम मात्रा कहते हैं। एक उदाहरण के तौर पे हम ये भी समझ सकते हैं कि एक विशाल समुद्र होता है और समुद्र की एक पानी की छोटी से छोटी बूंद मिलकर एक विशाल समुद्र का निर्माण करती है। उसी प्रकार ये हिंदी साहित्य अपने आप में एक बहुत विशाल समुद्र है और मात्राएं इसके लिए छोटी सी इकाई का काम करती है। तो काव्य की सबसे छोटी इकाई को हम मात्रा कहते हैं और किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय, किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय ही मात्रा कहलाता है। मतलब ये है कि आप अगर किसी शब्द का या किसी वाक्य का उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें आपको कितना समय लग रहा है, वह समय ही आपका मात्रा कहलाता है। गीत, गज़ल, कविता पढ़ते समय यति, गति और लय बनी रहे, इसके लिए मात्राओं का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो चलिए आइए अब हम देखते हैं कि मात्राएं कितने प्रकार की होती है और उसे किस प्रकार से गिना जाना चाहिए। मुख्य रूप से 2 प्रकार की मात्राएं होती है, एक लघु मात्रा होती है और एक गुरु मात्रा होती है। गुरु मात्रा को हम दीर्घ भी कहते हैं, तो कहीं पर लघु और दीर्घ का शब्द का उपयोग होगा, कहीं पर लघु या गुरु का उपयोग होगा। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि गुरु अलग है और दीर्घ अलग है, नहीं, गुरु और दीर्घ दोनों आपस में समान ही हैं। अब ये किस प्रकार से होती है, चलिए आइए मैं आपको थोड़ा सा लिख कर बताता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में और आसानी होगी। देखिए मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया मात्राएं 2 प्रकार की होती है, लघु और दीर्घ या गुरु। लघु मात्रा को हम इस प्रकार खड़ी पाई से दर्शाते हैं, दीर्घ या गुरु मात्रा को हम वर्तुल पाई से दर्शाते हैं। हमने कई जगह पर ये चिन्ह देखे होंगे परंतु हमें पता नहीं होता है कि ये चिन्ह को क्या कहते हैं और ये क्यों होते हैं। तो आशा करता हूँ अब आपको भी क्लियर हो गया होगा कि जहाँ पर इस प्रकार का चिन्ह होता है उसे हम खड़ी पाई कहते हैं और जहाँ पर एस के आकार का चिन्ह होता है इसे हम वर्तुल पाई कहते हैं, जो कि गुरु को दर्शाती है। आइए आगे हम देखते हैं कि कौन से स्वर हमारे पास में लघु होते हैं, कौन से स्वर हमारे पास में गुरु होते हैं। तो ऐसे स्वर जिनके ऊपर दूसरे स्वर का प्रभाव नहीं पड़ता है वे सारे स्वर हमारे लघु स्वर कहलाते हैं और ऐसे स्वर जो 2 स्वर से मिलकर बने हुए होते हैं उन्हें हम गुरु स्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में अ है, अ के ऊपर दूसरे किसी स्वर का प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो ये हमारे पास में लघु है। तो अ, ई, उ, री, चंद्र बिंदु जिसे अनुनासिका भी कहते हैं और अम, तो ये हमारे पास में लघु स्वर होते हैं। इनके ऊपर किसी दूसरे स्वर का प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य एक और बात है कि अम, ये वाला जो हमारे पास में अम है, तो अम यदि अ, म मतलब अम सिर्फ यही रहेगा तो ये लघु कहलाएगा, परंतु ये किसी व्यंजन के साथ में जुड़ गया तो वहाँ पर ये दीर्घ हो जाएगा। हमें इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। उसी प्रकार गुरु में आ जाते हैं हमारे पास में आ, बड़ी ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे पास में गुरु स्वर होते हैं। अब देखिए मैंने किस प्रकार से स्वरों की संधि करी है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। यहाँ पर हम समझते हैं। देखिए अ हमारे पास में लघु स्वर है तो एक अ और एक अ, ये दोनों मिलकर बनते हैं आ। तो ये हमारे पास में अ लघु, 2 लघु मिलकर एक गुरु का निर्माण करते हैं। देख सकते हैं आप अ
अ उच्चारण में लगने वाला समय कम है, परंतु आ उच्चारण में लगने वाला समय अधिक है, इसलिए ये हमारे पास में गुरु हो जाता है। उसी प्रकार छोटा ई और छोटा ई दोनों को जोड़ते हैं तो एक बड़े ई का निर्माण होता है। ई लघु स्वर, ई दीर्घ स्वर, गुरु स्वर हो जाता है। उसी प्रकार दो छोटे ऊ को जोड़ते हैं तो एक बड़े ऊ का निर्माण होता है। अब यहाँ पर ये चीज़ देखिए, अ और ई, आई, अ हमारे पास में लघु है, ई हमारे पास में लघु है, परंतु आई दोनों को यदि हम जब जोड़ते हैं तो हमारे पास में ए बनता है। आई, 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 ये हमारे पास में दीर्घ हो गया। उसी प्रकार अ और उ तो औ, 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 ये ओ बनता है। ए और ई, ए, ए, ये गुरु हो गया। ओ और उ, औ, औ, ये हमारे पास में गुरु हो जाता है। आइए आगे हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर मैंने व्यंजन के साथ में स्वर को जोड़ा है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। ये देखिए, क के साथ में मैंने एक लघु स्वर अ जोड़ा है तो क बनता है। बोलने में उच्चारण में लगने वाला समय कम है, इसलिए इसका मात्रा भार एक रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क प्लस आ, का बोलने में समय अधिक लग रहा है, इसका मात्रा भार 2 हो जाएगा। क के ऊपर छोटी ई की मात्रा है की, यानी समय कम लगा तो इसका मात्रा भार 1। क के ऊपर बड़ी ई की मात्रा की, बोलने में उच्चारण में लगने वाला समय अधिक है तो की, इसका मात्रा भार हो गया 2। उसी प्रकार कु, कु, के, कई, को, कौ, इन सब का मात्रा भार हमारे पास में 2 हो जाएगा। अब सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर है, जैसा मैंने आपको बताया कि अम को हम लघु मात्रा कहते हैं, परंतु जब ये किसी व्यंजन के साथ में जुड़ जाता है तब इसका मात्रा भार 2 हो जाता है। तो कम हमारे पास में 2 गिनेंगे इसको हम, ये हमारे पास में गुरु हो जाएगा। और अह हमारे पास में कह, ये भी 2 रहेगा। क के ऊपर चंद्र बिंदु लगा, मतलब इसका मात्रा भार 1 है। और क के साथ में री लगा, क्री, तो भी इसका मात्रा भार 1 हो जाता है। आइए कुछ और उदाहरण हम देखते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द हैं हमारे पास में, छोटे छोटे सरल शब्द है जिससे हम सीखेंगे कि किसका मात्रा भार क्या होता है। पहला शब्द हमारे पास में होता है कपि। तो देखिए, क के ऊपर कोई मात्रा भार नहीं है। यदि हम इस शब्द का विच्छेद करते हैं तो ये 2 शब्दों से, 2 अक्षरों से मिलकर बना है कपि, क और पी। क के ऊपर कोई मात्रा नहीं है या अ की मात्रा है तो इसका हमारे पास में मात्रा भार 1 रहेगा। उसी प्रकार प के ऊपर भी मात्रा भार 1 है, छोटी ई की मात्रा है, तो इसके लिए इसका मात्रा भार भी 1 रहेगा। तो कपि का कुल मिलाकर मात्रा भार हो जाएगा 2, एक क का, एक छोटे पी का। छोटे ई की मात्रा प पे लगी है इसलिए पी, कपि। उसी प्रकार कीन, कीन के ऊपर भी क के ऊपर छोटी मात्रा है, न के ऊपर कोई मात्रा नहीं है, इसलिए कीन। अब अगला शब्द देखिए किया, क के ऊपर छोटी मात्रा है, इसे हम 1 मात्रा गिनेंगे। य के ऊपर आ की मात्रा है, मतलब 2 मात्रा, तो किया। तो 1 और 2 कुल मिलाकर किया की मात्रा भार हो जाएगी 3। कुछ, क के ऊपर छोटी मात्रा है, छ के ऊपर कोई मात्रा नहीं है, मतलब 1 और 1 2। कैसे, क के ऊपर 2 मात्रा है, स के ऊपर भी 1 की मात्रा है, मतलब कि दोनों का मात्रा भार 2 2 है, कुल मिलाकर 4। यहाँ पर देखिए कंठ, क के ऊपर बिंदु लगा हुआ है, अम की मात्रा लगी हुई है, तो इसका मात्रा भार हो जाएगा 2। ठ का मात्रा भार 1। क के ऊपर आ की मात्रा मतलब 2, और म के ऊपर कोई मात्रा नहीं मतलब 1, तो 2 और 1 3। केश, क के ऊपर 1 की मात्रा मतलब 2, श के ऊपर कोई मात्रा नहीं मतलब 1। और कोश, क के ऊपर ओ की मात्रा यानी कि 2, और श के ऊपर 1 मात्रा। यहाँ पर 2 का तात्पर्य होता है गुरु और 1 का तात्पर्य होता है लघु। तो एक बार आप पुनः देख लीजिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, कोई समस्या ना हो। ये देखिए, इस प्रकार से हम स्वर और व्यंजन को जोड़ते हैं
और जो मात्राएं रहती है उसे हम गिनते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि लघु और गुरु मात्राओं को कैसे गिना जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। और आपकी अगर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, सवाल होते हैं, प्रश्न होते हैं, तो वे प्रश्न भी आप पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आधे शब्दों को किस प्रकार से गिना जाता है। तो जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगामी सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।